नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आंखों में मिर्ची डालकर लूटने का आरोपी गिरफ्तार, टाउन पुलिस की बड़ी कामयाबी। तबाही का मंजर दिखा सकती है इंदिरा गांधी नहर, बेंचमार्किंग रिपोर्ट में खुलासा, चीफ इंजीनियर को सौंपी रिपोर्ट। शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू, 20 जुलाई तक चलेगी परीक्षाएं, आसान पेपर से शुरुआत। भटनेर की तरक्की के लिए दीप जलाए, सबने जताया विश्वास, कहा जरूर आएंगे अच्छे दिन। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने लूट के एक पुराने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। वह काफी अरसे से फरार चल रहा था। टाउन पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। उसे उम्मीद है कि आरोपी से पूछताछ के दौरान कुछ और मामलों की जानकारी मिल सकेगी। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस के सितारे ठीक ठाक चल रहे हैं। पुलिस ने लूट के एक पुराने मामले की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी हासिल की। टाउन थाना प्रभारी रामप्रताप बिश्नोई के मुताबिक हरियाणा के बिजोरखा निवासी धर्मेंद्र उर्फ सोनू मेघवाल को पकड़ा गया है। उस पर 17 दिसंबर 2013 को वार्ड नंबर 22 हनुमानगढ़ टाउन में कार लूटने का मुकदमा दर्ज है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कार चालक की आंख में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक और आरोपी को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। दूसरा आरोपी धर्मेंद्र फरार चल रहा था, उसे भी काबू पा लिया गया। इलाके को सरसब्ज करने वाली इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत नहीं हुई तो वह कभी भी तबाही का मंजर दिखा सकती है। यह खुलासा हुआ है बेंचमार्किंग की गोपनीय रिपोर्ट में। रिटायर्ड इंजीनियरों ने नहरों को गहनता दिखाकर यह रिपोर्ट तैयार कर जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर को सौंपी है। स्काई चैनल के साथ वह सारे दस्तावेज मौजूद हैं, लिहाजा रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य अभियंता किशोर सिंह और रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता वीके सिंघल ने स्काई चैनल से खास बातचीत में रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताया। इंदिरा गांधी नहर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सहित 8 जिलों के करीब 2 करोड़ लोगों के लिए जीवनदायिनी जैसी। करीब 5 दशक पूर्व बनी इस नहर की हालत आज दयनीय है। जर्जर हो चुकी है नहर। सरकारें बदलती रहती हैं। नहर की मरम्मत के लिए अरबों रुपए का बजट पास होता है, लेकिन धन के अभाव में काम शुरू होना बाकी रह जाता है। एक बार फिर नहर की वास्तविकता को जानने के लिए एक एजेंसी को सर्वे का काम सौंपा गया। बेंचमार्किंग का काम शुरू किया गया ताकि पता लगाया जा सके कि जिस मकसद को लेकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मूर्त रूप दिया गया, क्या वह सार्थक है। लेकिन जब सर्वे टीम ने नहरों के पास जाकर घूम घूम कर देखा तो वे हैरान रह गए। चौंकाने वाली बात है कि कुल 3454 मोघों से अधिकांश मोघे निर्धारित क्षमता से अधिक पानी ले रहे हैं। सर्वे टीम में शामिल रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य अभियंता किशोर सिंह ने स्काई चैनल को बताया कि करीब 33% मोघे औसत रूप से 20% से अधिक पानी ले रहे हैं। यूनियन के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत पुराने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बेंचमार्किंग के लिए प्रावधान किया है। बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि जब आपने परियोजना को इम्प्लीमेंटेशन के पहले जो पैरामीटर्स रखे थे, क्या हम वो पैरामीटर्स पूरे कर पाए हैं या उनमें डिफेक्ट है। इसके तहत ये कंसल्टेंसी दी गई थी मैसेज एनके बिल्कॉन को, जयपुर की फर्म है, और हमने इसमें पूरी कैनाल सिस्टम के अंदर पैदल घूम के विजुअली देख करके कहाँ पे क्या प्रॉब्लम लग रही है, वहाँ के क्रॉस सेक्शंस लिए हैं, कैनाल के एल सेक्शंस लिए हैं। हमने पूरे 3454 आउटलेट मेजर किए हैं, उनकी BY मेजर की है, उनका H मेजर किया है, जो प्रेजेंट पानी चल रहा है उसके हिसाब से, और उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी निकाली है। हम एक्चुअली ये प्रूव करना चाहते हैं कि इस कैनाल के अंदर आज क्या पोजीशन है। उसमें हमें ये आया, जैसे हमने जब आउटलेट्स को मेजर किया और H से निकाला तो हमें 33% ऐसे आउटलेट मिले हैं जो 20% से ज़्यादा पानी ले रहे हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है कि कई जगह कैनाल में सिल्टिंग हो गई है। बरसात की जब कैनाल चलती है, जब वीड ग्रोथ हो जाती है, वीड ग्रोथ से पानी स्टेगनेट होता है, FSL बढ़ जाता है और पानी आउटलेट ज़्यादा लेने लग जाता है। सर्वे टीम ने देखा कि टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। अधिकांश आउटलेट मरम्मत के लायक हैं। बेड लेवल
सही नहीं होने के कारण टेल तक पानी नहीं जा रहा। बेड लेवल में अंतर का प्रमुख कारण समय समय पर अलग अलग एजेंसियों द्वारा कार्य करना। टेल के ऊपर, क्योंकि ऊपर वाले ज़्यादा पानी लेते हैं तो उनको पानी मिल नहीं रहा है, वहाँ FSL कम हो जाता है तो उनका पानी कम हो जाता है। तो हमने ये निकाल के दिया है कि आपके कितने आउटलेट नॉर्मल चल रहे हैं, कितने आउटलेट रिपेयर या वापस ठीक करने लायक है और कितने आउटलेट को पानी पहुँचाना है। इसी तरह हमने इसमें दिया है कि आपके कैनाल के सिल्टिंग होने से सेक्शंस कई जगह कम हो गए हैं। कम होने की वजह से पानी हेडअप होता है और FSL बढ़ता है, फिर वही आउटलेट हाइट रीच वाला ज़्यादा लेता है। इसी तरह हमने बेड लेवल में ये पाया है कि अलग अलग एजेंसीज ने अलग अलग टाइम काम किया है तो बेड ऊपर नीचे हो गए हैं। तो जहाँ बेड ऊपर हो जाता है वहाँ बट नेचुरल है कि पानी हेडअप होगा और फिर वही पोजीशन सब घूम के वहीं आती है कि हेड के आउटलेट पानी ज़्यादा लेने लग जाते हैं। उसकी वजह से फिर डिजाइन डिस्चार्ज से ज़्यादा डिस्चार्ज छोड़ना पड़ता है टेल को फीड करने के लिए। हर साल लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान जा रहे पानी को रोकना किसी के बूते की बात नहीं। पानी का भंडारण करना मुश्किल काम है। सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट में इस मसले पर भी सरकार को गंभीर सुझाव दिए। पाकिस्तान में पानी जाता है उसका हमने ये देखा है कि पिछले 21 साल में हमने जो रिकॉर्ड कलेक्ट किया उसमें 19 साल पानी नीचे गया है और उस पानी को अगर हम हमारे यहाँ पे कैसे लावे तो हमने ये बताया है कि रेनी सीजन के अंदर आपकी कैनाल में रिकॉर्ड के हिसाब से ऑन एन एवरेज 10,000 क्यूसेक्स पानी चलता है, जबकि फीडर कैनाल की कैपेसिटी 15,000 है। इसलिए अगर उसको डीसिल्टिंग ठीक कर दी जाए तो हम 4 महीने के लिए कांस्टेंट 3,000 क्यूसेक्स पानी ला सकते हैं, जिसकी वॉल्यूम 0.32 MF बन जाती है और वो बहुत बड़ा वॉल्यूम है। और इसको लाके स्टोर करने के लिए इन डिप्रेशंस में डालने से अच्छा हमने ये बताया है कि आप डिप्रेशन नंबर 6, 7 और 16, 17 को रिजर्वायर की तरह फॉर्म करके पॉलीथीन फिल्म लगा करके उसका सीपेज रोक दें और वहाँ से इनको काम लें। घग्गर बहाव क्षेत्र को 6 बीघा चौड़ा करने की मांग पर मोहर लगाते हुए सर्वे टीम का मानना है कि इसमें भी यह सुनिश्चित करना होगा कि बरसात के दिनों में इसमें 3,000 क्यूसेक से अधिक पानी नहीं छोड़ा जाए। इससे 4 महीने तक पानी रखा जा सकेगा। इसी से फिर आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर को संतोषजनक स्थिति में रखा जा सकता है। कि आपके पानी आ रहा है और वो घग्गर नाली बेड वाले डिमांड करते हैं कि उसमें पानी दे दो, तो हमारी स्टडी ये कहती है कि अगर हम 100 मीटर पे भी पंप लगा दें पाकिस्तान बॉर्डर तक और लिफ्ट करें पानी तो 3,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए घग्गर नाली बेड को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 6 बीघा के अंदर एम्बैंकमेंट्स बना करके बिल्कुल उसका अलाइनमेंट डिफाइन कर दिया जाए कि ये 3,000 क्यूसेक्स चलेगा और 3,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा जाए और बाकी पानी डिप्रेशन नंबर 6 और 7 में ले जाके इकट्ठा किया जाए। घग्गर का पानी और IGNP का सरप्लस पानी इन डिप्रेशंस में आ जाए तो वहाँ से हम 165 RD से लिफ्ट करके सिंगरासर लिफ्ट में 14 गांवों की इरिगेशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें करीब 34-35 हज़ार हेक्टेयर एरिया में इरिगेशन मिल सकती है। सर्वे टीम ने महसूस किया कि क्षेत्र के करीब 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी जा रहा है। इसमें काफी क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। इस संबंध में भी टीम ने किसानों के पास जाकर बिजली बिल देखने के बाद निष्कर्ष निकाला है। आज की हालात में जो हमने CCA निकाला है इस प्रोजेक्ट का, हर पूरे कैनाल का, वो हमारे हिसाब से 30 लाख हेक्टेयर ज़्यादा आ रहा है। 30,000 हेक्टेयर ज़्यादा आ रहा है। इस 30,000 हेक्टेयर में पानी दिया जा रहा है। अब वो पानी क्योंकि कैनाल के थ्रू ही जा रहा है, इसलिए ट्यूबवेल का कितना है, उसका कितना है, ये असेस करना इस कंसल्टेंसी में बड़ा मुश्किल था। परंतु हमने फिर भी ट्यूबवेल वालों के बिजली के बिल लेकर के कितने घंटे पंप चला, उस हिसाब से पंप की कैपेसिटी, डिस्चार्जिंग कैपेसिटी से ये असेस किया कि उन्होंने एक्चुअली कितना पानी दिया होगा। वो पानी आ रहा है, परंतु नीचे वाली कैनाल अनूपगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा, पुगल, यहाँ पे अभी तक इरीगेशन डेवलप प्रॉपरली हुई नहीं है।
या वाटर टेबल ऊपर आई नहीं है, इसलिए वहाँ पे ट्यूबवेल इरिगेशन 6-7% पे आके रुकी हुई है, जबकि हेड रीच की 3 कैनाल 30% कर रही है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बाकायदा रिपोर्ट का सच बताया गया है ताकि वे उच्च अधिकारियों से उचित बजट मांगकर नहर को दुरुस्त कर सकें। सर्वे टीम ने स्वीकार किया कि नहरों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजामात जरूरी हैं। स्टाफ की कमी दूर करने की आवश्यकता है। जो हमने फाइंडिंग्स की है पूरे बेंचमार्किंग में, तो हमने उनको ये कहा है कि इतने बड़ी वॉल्यूम्स बन गई, वो आप उनको खोल के पढ़ने में टाइम लगेगा, तो हम आपको एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उसमें मुख्य बिंदु कैनाल के प्रॉब्लम्स, कैनाल के लॉसेस, कैनाल के इंक्रोचमेंट्स, वो सब बता दिए हैं। तो आपको इस प्रेजेंटेशन के मुख्य बिंदु से ही आप अपना फ्यूचर कैनाल सिस्टम को अपडेट करें, गवर्नमेंट से पैसा मांगे। हम कई जगह गए, हमें रिकॉर्ड प्रॉपर्ली नहीं मिलता है। इसका रीज़न है कोई पटवारी नहीं है, कोई जेईएन नहीं है, विभाग जो मेन बैकबोन है विभाग की, उसको ही गवर्नमेंट फुल नहीं कर रही है। परंतु ये हमारे कंसल्टेंसी का पार्ट नहीं हो सकता, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू है। परंतु हमें ये फीलिंग हुई है कि विभाग को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को जल्दी से जेईएन और पटवारी के बारे में सोचना चाहिए। सर्वे टीम में शामिल सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता वीके सिंघल कहते हैं कि 1.5 साल की अवधि में रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इसके लिए बाकायदा अनुभवी अधिकारियों की टीम थी, जिसमें जेईएन, एएन से लेकर चीफ इंजीनियर तक के अफसर शामिल थे। ये हमारा 1.5 साल का पीरियड था, हमने करीब 1.5 साल में इसमें पूरा कर दिया है। कितने स्टाफ लगे थे इसमें हमने 10 रिटायर्ड एएन्स इसमें लगाए थे, 7 रिटायर्ड जेईएन्स इसमें हमने किए, 3-4 सर्वे पार्टी हमारी इसमें मौके पे काम करी हैं और 6 पटवारियों को हमने इस काम के लिए एंगेज किया। यहाँ पे हमारा पूरा ऑफिस यहाँ पे था और इसमें हमारे 2 चीफ इंजीनियर्स के अधिकारियों ने इसको पूरा सुपरवाइज करके और 6 एक्शन लेवल के अधिकारियों ने मौके पे हमारे फील्ड में काम करके और 4 एक्शन लेवल के अधिकारियों ने जयपुर कार्यालय में काम करके इस काम को संपन्न किया। आखिर इस तरह के सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी? इंजीनियर वीके सिंघल बताते हैं कि जब 50 साल पूर्व नहर बनी तो यह पता लगाना भी जरूरी था कि आखिर जिस मकसद से नहर बनी थी, क्या उसी मंशा के अनुरूप सब कुछ चल रहा है या नहीं। इसी बात को जांचने के लिए सर्वे टीम का गठन किया गया। ये जो नहरें, मतलब कोई भी काम है उसकी ऑडिट होना बहुत जरूरी है। ये हमारा काम था वाटर ऑडिटिंग, बेंचमार्किंग एंड वाटर ऑडिटिंग। बेंचमार्किंग क्या होती है कि हमने क्या बेंचमार्क लेके चले थे, उसका क्या डिजाइन उसका था, उसके क्या बेनिफिट अराइव होने थे, उसका फिजिकल स्टेटस कैसा होना था। आज मौके पे 50 साल में उसको बने हुए हो गए, तो आज उससे वो बेनिफिट हमारे को ड्राइवेट हुए या नहीं हुए, उन चीज़ों को हमने इसमें निकाला। आखिरकार सर्वे रिपोर्ट का सार यह है कि अगर जल्दी ही जीवनदायिनी इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत नहीं करवाई जाती तो वह दिन दूर नहीं जब यह नहर क्षेत्र में बर्बादी का मंजर दिखाए। हालत यह है कि नहर के बीचों बीच पेड़ तक उग गए हैं। निष्कर्ष ये है कि ये हमारा इरिगेशन सिस्टम है जो ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। मेंटेनेंस के अभाव में मतलब यहाँ पे ये हमें बहुत इसका नुकसान हो रहा है। एनुअल प्रोडक्शन जहाँ पे हमारी आईजीएनपी स्टेज फर्स्ट में 3,500 करोड़ रुपए का है, मतलब उसमें अगर आज आप जाके फील्ड में देखें तो मेन कैनाल है, उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खत्म हो जाएगा तो हमारी ये लाइफ लाइन है जो इस एरिया की, वो खत्म हो जाएगी। जो भी हो, बेंचमार्किंग के लिए तैयार रिपोर्ट एक बारगी चीफ इंजीनियर को सौंप दी गई है। इसके बाद ही जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी सरकार से इस मसले पर चर्चा करेंगे। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है जब किसी तकनीकी अधिकारियों की टीम ने जर्जर नहर पर चिंता जताई हो। इससे पहले भी खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहर की खस्ता हालात पर चिंता जता चुकी हैं। अब देखना यह है कि गोपनीय रिपोर्ट के बाद सरकार किस तरह हरकत में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। शिक्षक भर्ती परीक्षा शनिवार को शुरू हुई। पहला पेपर बढ़िया होने से अभ्यर्थियों में उत्साह देखा गया। आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा करवाई जा रही है। इसके तहत शनिवार को पहला पेपर था।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। यह परीक्षा 20 जुलाई तक चलेगी। पहला पेपर सामान्य ज्ञान का था, जिसमें करीब 11,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। एडीएमबीएल मेहड़ा के मुताबिक जिले में 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। एडीओ मोहनलाल स्वामी के मुताबिक परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी करवाई गई। पेपर बढ़िया होने से परीक्षार्थियों के चेहरे खिल रहे थे। उनका कहना था कि पहला पेपर अच्छा हुआ, अगर इसी तरह दूसरा पेपर भी हो जाए तो फिर प्रथम श्रेणी अध्यापक बनने का सपना पूरा हो जाएगा। हमारा जीके का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ, पेपर ठीक ठाक आया, जैसी तैयारी थी उसके अकॉर्डिंग था। थोड़े साइंस के क्वेश्चन हार्ड लगे, बाकी ठीक था। ओवरऑल सिलेक्शन किया सेल्स कि हो जाएगा क्लियर। वो सेकंड पेपर पे डिपेंड करता है। पॉलिटिकल साइंस है मेरा सेकंड पेपर, अगर वो अच्छा हो जाएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग मेरिट रहेगी। पेपर बहुत अच्छा रहा। मेरा नाम विजय है, मैं संगरिया से हूँ। तैयारी के अकॉर्डिंग बहुत पेपर अच्छा रहा और 100% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड में। फर्स्ट पेपर जनरल अवेयरनेस का पेपर है। इसमें मतलब सभी सब्जेक्ट्स के आते हैं क्वेश्चन। इसमें जीके के तो नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं और मैथ्स वगैरह या जो सब्जेक्ट के आए हैं ना, वो थोड़े टफ है। मैथ्स के ज़्यादा हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चन आए हैं। हनुमानगढ़ जिला अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज के दिन वर्ष 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने हनुमानगढ़ को जिले का दर्जा प्रदान किया था। आज देखते ही देखते हमारा जिला 20 साल का हो चुका है। स्काई चैनल नेटवर्क की तरफ से आप सभी को जिला स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हनुमानगढ़ जिला 20 साल का हो चुका। 12 जुलाई 1994 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत और राज्यपाल बलिराम भगत ने जिले को मूर्त रूप दिया था। उस वक्त सुख और समृद्धि का ख्वाब देखा था सबने। धीरे धीरे उन सपनों को साकार करने का प्रयास भी हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गति को तेज करने की जरूरत महसूस की जा रही है। हालांकि जिला स्थापना दिवस के मौके पर सरकारी तौर पर कार्यक्रम करने की जहमत नहीं उठाई गई। अलबत्ता भटनेर दुर्ग संरक्षण समिति की ओर से भटनेर दुर्ग पर पूर्व संध्या पर विशेष रोशनी की व्यवस्था की गई। इसमें शहर के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रोफेसर सुमन चावला, डॉक्टर पारस जैन, लायंस क्लब के अध्यक्ष रामकुमार स्वामी आदि ने भटनेर किले पर जाकर दीप जलाए और भटनेर दुर्ग के अच्छे दिन आने की उम्मीद जताई। सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बात से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यहाँ पर ऐसी ही रोशनी रहे और हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं सरकार को कि हमारे सभी लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर भटनेर का जो किला है उसका पूरा विकास किया जाए, इसको पुराने रूप में लाया जाए और ये जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है इसको सही कराया जाए। यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई जाए, संग्रहालय बनाया जाए, लोगों के आने जाने की एक व्यवस्था हो, हरे घास हो और बुर्जियाँ सब ठीक हो, क्योंकि गेट्स वगैरह टूटे पड़े हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बिल्कुल सही हो। तो हम सब यहाँ पर एक हैं इस आवाज में और सभी ये चाहते हैं कि भटनेर का पुनरुद्धार होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए। इसके अंदर जो गेट इसके टूटे फूटे हैं उसका पुनर्निर्माण हो, इसके जो बुर्ज गिरे हुए हैं वो वापस बनाए जाए, यहाँ पर रोशनी की और सफाई की अच्छी व्यवस्था हो तथा जो लोग शाम को घूमने आदि आते हैं उनके लिए कोई शौचालय या इस प्रकार की दूसरी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए जिसमें इसमें गंदगी आदि ना फैले। हम सब लोग अगर मिलकर के प्रयत्न करेंगे तो इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। समय समय के ऊपर राज्य सरकार का एवं केंद्रीय सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा गया है और हमारा जो आज का ये जो प्रयास है ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी कड़ी साबित होगी। किला ठीक हो जाए, इसमें सारी टूट फूट सही हो जाए और सारी इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं, घास बिल्कुल सूखी पड़ी रही, कोई ठीक ही नहीं करवाता। कई बार शिकायत कर चुके हैं हम लोग। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, a brand for quality education.
द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। टाउन शोरगढ़ धर्मशाला में चल रहे स्कूल पर आपत्तियां आने के बाद नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए 9 जून को धर्मशाला को सीज कर दिया था। स्कूल संचालक की मांग को देखते हुए आज सीज खोला गया और स्कूल का सामान संचालक को दिया गया। टाउन शोरगढ़ धर्मशाला में चल रहे स्कूल पर लोगों द्वारा आपत्ति जताने पर नगर परिषद ने धर्मशाला को सीज कर दिया था। स्कूल संचालक ने बताया कि 11 साल से वह धर्मशाला में स्कूल चला रहा था। स्कूल की कमेटी में आपसी मतभेद होने से कुछ लोगों ने शिकायत कर दी, जिसे नगर परिषद ने कार्रवाई कर सीज कर दिया। संचालक का कहना है कि स्कूल में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल नहीं खुलने से बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। संचालक ने बताया कि नगर परिषद से स्कूल का सामान देने की मांग की गई थी। आज सीज को खोलते हुए सामान निकलवा दिया गया है। अब अनियंत्रित स्कूल चलाया जाएगा। शोरगढ़ धर्मशाला में मैं कम से कम 11 साल से स्कूल चला रहा था और समय समय पर किराया भी दे रहा था 6-6 महीने का और 30,000 रुपये किराया देता था। लेकिन कुछ जो हमारे अध्यक्ष या सचिव हैं उनसे थोड़ा विवाद हो गया और उस चक्कर में उन्होंने अपने पद का फ़ायदा उठाते हुए नगर परिषद में एप्लीकेशन दे दी कि मैंने कब्जा कर रखा है और मैं किराया नहीं देता और ब्याह शादी में छुट्टियाँ नहीं करता। तो उस वजह से उन्होंने नगर परिषद के नोटिस आते रहे, उसके बाद उन्होंने सुगम में डाल दिया। सुगम की वजह से यहाँ पे सीज हो गया। आज नगर परिषद ने यहाँ पे सीज खोल करके मेरा सामान मेरे को दे रहे हैं। नगर परिषद के निरीक्षक जगदीश राय ने बताया कि आयुक्त के निर्देश पर आज सीज खोला गया और स्कूल का सामान निकलवा दिया गया है और धर्मशाला को वापस सीज कर दिया जाएगा। शोरगढ़ धर्मशाला को
आम नागरिकों की शिकायत हुई थी कि इसमें स्कूल चला, एक संस्था द्वारा स्कूल चलाया जा रहा है, जिसको 9/6/2014 को सीज कर दिया गया था। अब कल आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इसको खुलवा के स्कूल संचालन का सामान दिया जा रहा है और उसके बाद पुनः सीज कर दिया गया है। आगामी आदेश जो भी प्राप्त होंगे उसके हिसाब से देखा जाए। राष्ट्रीय कुंभकार सभा की जिला शाखा द्वारा बैठक का आयोजन कुम्हार धर्मशाला में किया गया। बैठक में समाज के उत्थान पर चर्चा करते हुए आगामी नगर परिषद और पंचायती राज चुनावों में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। कुम्हार धर्मशाला में आयोजित बैठक में समाज की गतिविधियों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान वर्ष भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। साथ ही नगर परिषद व पंचायती राज चुनावों में समाज की भूमिका पर चर्चा की गई। चुनावों के दौरान समाज के लोगों को एकजुट रहने की हिदायत करते हुए समाज के लोगों की चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श किया गया। कुम्हार धर्मशाला में आयोजित बैठक में जंक्शन व टाउन कार्यकारिणी सदस्यों और समाज के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। मीटिंग रखी गई है, जो पिछली बार फंक्शन हुआ था उसका लेखा जोखा देना और इसके बाद में आगे के चुनाव आ रहे हैं सरपंची के और वार्ड मेंबरी के, इस पे विचार विमर्श करना। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जोधपुर डिस्कॉम के निजीकरण का विरोध कर रहे कर्मचारियों ने नोहर में जमकर प्रदर्शन किया। वरिष्ठ नेता कृष्ण तायल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला उन्हें मंजूर नहीं है, वे किसी भी सूरत में निजीकरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड श्रमिक संघ नौहर ने विद्युत निगम के निजीकरण के विरोध स्वरूप स्थानीय विद्युत विभाग के समक्ष प्रदर्शन कर विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष कृष्ण तायल ने कहा कि विद्युत निगम का निजीकरण कर्मचारियों व विद्युत उपभोक्ताओं के हितों पर कुठाराघात है। तायल ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए 14 जुलाई को जिला स्तर पर होने वाले प्रदर्शन में अधिकाधिक संख्या में पहुंचने की बात कही। कृष्ण तायल ने कहा कि यह प्रदर्शन महज निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों का ही नहीं वरन हर विद्युत उपभोक्ता के पक्ष में भी है, क्योंकि निजीकरण से न केवल बिजली महंगी होगी अपितु किसानों को दी जाने वाली सभी रियायतें पूर्णतः समाप्त होंगी। बीपीएल को दिए जाने वाले निःशुल्क कनेक्शन व सस्ती बिजली बंद होगी तथा साथ ही सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं जैसे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, मुख्यमंत्री सबके लिए योजना, ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना आदि का लाभ आमजन को नहीं मिल पाएगा। उन्होंने इस निजीकरण के विरोध में आमजन से भी सहयोग की अपील की। इस अवसर पर राजेंद्र सीकर, नरेंद्र स्वामी, कुलदीप शर्मा, जितेंद्र मेहरा, कानाराम चेतराम आदि ने विचार रखे। ये मोड सेलेक्ट किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिससे एक और कर्मचारियों को तो परेशानी है ही है, बल्कि पूरे किसान वर्ग को, गरीब आदमी को जो अपने थोड़े से पैसे कमा के और आज जो बिजली का गुजारा कर रहा है, किसानों को सब्सिडी रेट पे बिजली मिल रही है, बीपीएल को फ्री कनेक्शन मिल रहे हैं, आरजीजीवाई जैसी स्कीमों के तहत जो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, किसान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, वो सारा बंद हो जाएगा। पूर्व के अनुभव हमारे सामने है कि पूर्व में जो प्राइवेट किया गया था
उसमें 1.5 यूनिट बिजली का लिया गया। आज दिल्ली में क्या पोजीशन है, दिल्ली जैसी जगह पे भी प्राइवेट होने के बाद 8-8 घंटे बिजली का आता पता नहीं है। फिर ये राजस्थान में आज बिजली की सबसे बढ़िया व्यवस्था है। पूरे उत्तर भारत में टीएनडी लॉसेज राजस्थान का कम है। राजस्थान का कर्मचारी अपनी सेवा के समय से ज्यादा समय देकर उपभोक्ताओं की सेवा कर रहा है, लेकिन कुछ राजनेताओं के और कुछ सरकार की घबराहट प्रदर्शित करती है कि जो 700 करोड़ का घाटा 2000 में था वो आज 90 करोड़ पे आ गया। उसका कारण ये नहीं है कि बिजली के कर्मचारी खा गए या किसान खा गए, आम मजदूर खा गया, आम जनता खा गई, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा है। और गवर्नमेंट की गलत नीतियों के कारण चीफ इंजीनियर का एक पद था वो 42 पद हो गए और एक्सीनो के पदों का अनुमान ही नहीं है। ये बिना मतलब के सफेद हाथी पाल रखे हैं, इनको बंद कर दिया जाए। भारतीय मजदूर संघ ने एक प्रस्ताव दिया है गवर्नमेंट को, आपको किसी भी मोड पे प्राइवेटाइजेशन करना है, भारतीय मजदूर संघ किसान, मजदूर और उद्योगपतियों के साथ अधिकारी और कर्मचारियों की एक समिति बना करके उसी मोड पे लेने के लिए तैयार है। जो भी गारंटी चाहिए, कितने हजार करोड़ की चाहिए, 48,000 कर्मचारियों का सीपीएफ, जीपीएफ, ग्रेजुएटी, सारा पैसा वो हम लिख के देंगे। गारंटी के अगेंस्ट में हमारा पैसा रहेगा। आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए गुरु की उपस्थिति अति आवश्यक है। गुरु और शिष्य का संबंध केवल देह का रिश्ता नहीं है, बल्कि इनके बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है मंत्र। जिनके बीच जीवन में गुरु आ गए वह मनुष्य सौभाग्यशाली है। शनिवार को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। आज के दिन शिष्यों ने अपने गुरुओं के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा का पर्व केवल व्यक्तियों को पूजने का पर्व नहीं है, यह दिव्य परंपरा के प्रति अपना आभार प्रकट करने का अवसर है। आज टाउन में बाबा दर्शनदास जी महंत के डेरे में भी गुरु पूर्णिमा पर्व उत्साह से मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय व बाहर से आए हुए गुरु महंत गंगादास जी के शिष्यों ने अपने गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इससे पहले डेरे में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने आहुतियां देकर सुख समृद्धि की कामना की। गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महंत गंगादास जी ने बताया कि आज का दिन गुरु व शिष्य दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। गुरु है जो भगवान से बड़ा माना जाता है, माँ बाप से भी बड़ा माना जाता है। ठीक है, आज गुरु हमें एक शिष्य के रूप में एक मंत्र देते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है और शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ रहे, तो इस आज मतलब पर्व का विशेष महत्व है। और मैं यहाँ पे एग्जाम देने आया हूँ। आरपीसी ने भी गुरु पूर्णिमा के दिन क्या है, गुरु बनाने का क्या है, आज जो प्रोग्राम रखा है वो बहुत ही अच्छा है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन पहले तो व्यास पूजा होता है, व्यास पूजा के नाम से भी जाना जाता है। व्यास पूजा और गुरु जो आचार्य पूजन, गुरु पूजन किया जाता है। और जो शिष्य बना हुआ है वो अपने गुरुओं की पूजा करने के लिए यहाँ पधारते हैं गुरु आश्रम में। उसके बाद आज हवन यज्ञ, विष्णु सहस्रनाम हवन यज्ञ होगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।